हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या आपको पता है कि पिछले कुछ वर्षों की परीक्षाओं में हजारों उम्मीदवारों को अंतिम दस्तावेज सत्यापन यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का चरण होता है ना, वहां पर ही बाहर कर दिया गया था। हाँ, और देखिए ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने परीक्षा पास नहीं की थी, बिल्कुल। बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि उनके आवेदन फॉर्म में माता के नाम की स्पेलिंग में शायद एक अक्षर की गलती थी या उनकी अपलोड की गई फोटो का बैकग्राउंड थोड़ा धुंधला था। सही बात है। और आज की ये महत्वपूर्ण एजुकेशनल क्लास यूपी टेट 2026 की इसी करेक्शन विंडो के मैकेनिज्म को डीकोड करने पर केंद्रित है। जी, ये कोई सामान्य अपडेट सत्र नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन इस पूरी प्रक्रिया के पीछे के डेटाबेस लॉजिक को समझना है। फॉर्म में क्या बदल सकते हैं, क्या नहीं, और यूपीएससी का सिस्टम इन बदलावों को किस तरह प्रोसेस करता है। इसका पूरा तथ्य आधारित विश्लेषण आज हम करेंगे। और इस पूरी प्रक्रिया को समझना हर उस विद्यार्थी के लिए अत्यंत आवश्यक है जिसने यूपी टेट 2026 का फॉर्म भरा है। हाँ, क्योंकि परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाएं किसी भी डेटा को यूं ही स्वीकार या अस्वीकार नहीं करती है ना। एग्जैक्टली इसके पीछे एक पूरा एल्गोरिदम काम करता है। जो करेक्शन विंडो अभी खोली गई है वो कोई सामान्य फॉर्म एडिटिंग टूल नहीं है। अच्छा। इसे अर्जेंसी मॉड्यूल नाम दिया गया है, जो सीधे उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी यूपीएससी के मुख्य सर्वर से जुड़ा है। तो ये सीधा मेन सर्वर से लिंक्ड है। और इस अर्जेंसी मॉड्यूल की जो समय सीमा है ना, वो 5 मई से 8 मई तय की गई है। जी, सिर्फ इन्हीं 4 दिनों के भीतर। सही। अगर कोई उम्मीदवार https.upt.upscsc.org ओ पोर्टल पर जाता है, तो उसे केवल इन्हीं 4 दिनों में बदलाव करने होंगे। ये ना एक एक्सप्रेस ट्रेन की तरह है। एक्सप्रेस ट्रेन। हाँ, मतलब एक ऐसी एक्सप्रेस ट्रेन जो अगर एक बार 8 मई को स्टेशन से निकल गई, तो फिर वापस मुड़कर नहीं आएगी। ये घर बैठे फॉर्म सुधारने का आखिरी मौका है। बिल्कुल सही उपमा दी आपने। लेकिन एक सवाल जो इस समय कई छात्रों के दिमाग में आ रहा होगा, हम्म। वो ये कि अगर कोई अपना लॉगिन आईडी या पासवर्ड भूल गया हो या उसके पास उस समय सही जानकारी उपलब्ध ना हो, तो क्या कोई बैकडोर एंट्री या कोई ऑल्टरनेटिव लिंक होता है जिससे इस पोर्टल में प्रवेश किया जा सके? देखिए, सिस्टम के आर्किटेक्चर में किसी भी तरह के बैकडोर या वैकल्पिक प्रवेश की कोई जगह नहीं होती। एकदम स्ट्रिक्ट है। बहुत स्ट्रिक्ट। यूपीएससी का पोर्टल एक क्लोज्ड लूप इंक्रिप्शन पर काम करता है। जब लाखों विद्यार्थियों का संवेदनशील डेटा सर्वर पर होना, तो सुरक्षा प्रोटोकॉल को बहुत सख्त रखना पड़ता है। वो तो है। बिना सटीक आईडी और पासवर्ड के सिस्टम डेटाबेस की उस विशिष्ट रो को डिक्रिप्ट ही नहीं करेगा जहां उम्मीदवार की जानकारी स्टोर है। एज शिवांश मिश्रा सर मेंशन्ड, समय रहते अपनी आईडी और पासवर्ड के साथ सुधार कर लेना ही एकमात्र विकल्प है। सही कहा। इसका सीधा मतलब है कि ऑथेंटिकेशन के बिना कोई डेटा एक्सेस नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। तो मान लेते हैं कि विद्यार्थी ने सही क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन कर लिया। ठीक है। पोर्टल के डैशबोर्ड पर सबसे पहले व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षिक विवरण अपडेट करने का विकल्प आता है ना? हाँ, वही आता है। तो व्यक्तिगत जानकारी में हम नाम, जिसमें माता पिता का नाम शामिल है, जन्म तिथि यानी डीओबी, जेंडर, मोबाइल नंबर और शादी का स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। जी, ये सारी डिटेल्स एडिट हो सकती हैं। मैं यहाँ उम्मीदवारों की उस घबराहट को थोड़ा विस्तार से समझना चाहता हूँ जो साइबर कैफे से फॉर्म भरवाते समय होती है। हाँ, वो अक्सर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वही। तो क्या स्पेलिंग की एक छोटी सी गलती सच में इतनी भारी पड़ सकती है कि सिस्टम उसे रिजेक्ट कर दे? एक सिंगल लेटर की गलती। इसे इस तरह से समझिए कि जब अंतिम चयन के बाद दस्तावेज सत्यापन होता है ना, तो वहां कोई इंसान बैठकर फॉर्म और मार्कशीट की मैनुअल चेकिंग नहीं करता। अच्छा, वहाँ कंप्यूटर्स होते हैं? हाँ, वहां ओसीआर यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल होता है। सॉफ्टवेयर 10वीं की मार्कशीट स्कैन करता है और फॉर्म के डेटाबेस से उसे क्रॉस मैच करता है। बाप रे। अगर डेटाबेस में नाम रमन है और मार्कशीट में रमान डबल ए के साथ, तो सॉफ्टवेयर तुरंत मिसमैच का अलर्ट दे देगा। तो सिंगल लेटर भी पकड़ लेगा? बिल्कुल। और जन्म तिथि तो और भी संवेदनशील है। डीओबी क्यों इतनी सेंसिटिव है? क्योंकि ये सीधे आधार ऑथेंटिकेशन और उम्र की पात्रता, जो एज एलिजिबिलिटी का फॉर्मूला होता है ना, उससे जुड़ी होती है। ओह वाओ। और मोबाइल नंबर का क्या? कई बार विद्यार्थी साइबर कैफे वाले का ही नंबर डाल देते हैं जल्दबाजी में। ये एक बहुत बड़ी गलती है। मोबाइल नंबर केवल एक संपर्क सूत्र नहीं है, बल्कि ये उम्मीदवार की डिजिटल पहचान का एंकर है। एंकर कैसे? देखिए, परीक्षा केंद्र की जानकारी, प्रवेश पत्र का लिंक और सबसे महत्वपूर्ण 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए आने वाले सभी ओटीपी उसी नंबर पर जाते हैं। ओह, मतलब 2FA। हाँ, अगर नंबर गलत है या किसी और का है, तो छात्र सिस्टम के किसी भी अगले चरण को पार ही नहीं कर पाएगा। वो ब्लॉक हो जाएगा वहीं पर। बाप रे, ये तो सच में क्रिटिकल है। अगर व्यक्तिगत विवरण इतना संवेदनशील है, तो फिर शैक्षिक विवरण यानी एजुकेशनल डिटेल्स में बदलाव का विकल्प क्यों दिया गया है? वो इसलिए क्योंकि वहां अलग लॉजिक काम करता है। अच्छा। जानकारी के अनुसार विद्यार्थी अपनी शैक्षिक योग्यता अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर 2 के विषय में एसएसटी या मैथ और साइंस के बीच बदलाव संभव है। जी,
साथ ही दूसरी भाषा यानी लैंग्वेज 2 के विकल्प में संस्कृत, इंग्लिश या उर्दू में भी बदलाव किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। मेरा सवाल ये है कि फॉर्म भरते समय भाषा या विषय का गलत चुनाव कितनी आम गलती है, और अगर सिस्टम स्पेलिंग को लेकर इतना सख्त है तो वो परीक्षा के पूरे विषय को बदलने की अनुमति कैसे दे रहा है? ये एक लाइफ सेवर जैसा लग रहा है। ये एक बहुत ही तार्किक प्रश्न है। देखिए, व्यक्तिगत डेटा उम्मीदवार की पहचान है जो फिक्स्ड होती है, सही। लेकिन शैक्षिक विवरण और विषय का चुनाव उम्मीदवार की रणनीति का हिस्सा है। स्ट्रैटेजी। हाँ, परीक्षा बोर्ड जानता है कि फॉर्म भरते समय जल्दबाजी में गलत विषय का चयन हो सकता है। इसे बैकएंड एल्गोरिदम के नजरिए से देखें। चलिए देखते हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने विज्ञान की तैयारी की है और गलती से एसएसटी चुन लिया है, तो उसका पूरा कॉग्निटिव लोड बदल जाएगा। बिल्कुल, उसकी तो पूरी तैयारी बेकार हो जाएगी। वही तो। और दूसरी बात, जब हम लैंग्वेज 2 की बात करते हैं, चाहे वो संस्कृत हो, इंग्लिश हो या उर्दू हो, तो हर भाषा के प्रश्नपत्र का कठिनाई स्तर और नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अलग होता है। नॉर्मलाइजेशन? तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर विद्यार्थी गलत भाषा चुनता है तो वो केवल गलत सवालों का सामना नहीं करेगा, बल्कि वो एक ऐसे नॉर्मलाइजेशन एल्गोरिदम में फंस जाएगा जो उसकी असली क्षमता को मापता ही नहीं है? सटीक विश्लेषण। स्कोरिंग एल्गोरिदम हर भाषा के औसत प्रदर्शन के आधार पर काम करता है। अच्छा, तो एवरेज परफॉर्मेंस बेसलाइन होती है। हाँ, जिस भाषा में विद्यार्थी मजबूत है उसे वही चुननी चाहिए। फॉर्म में ये बदलाव महज एक ड्रॉप डाउन मेन्यू का विकल्प नहीं है। तो क्या है? ये तय करता है कि ओएमआर शीट को चेक करने वाला सॉफ्टवेयर किस आंसर की को बेसलाइन मानेगा। राइटली सेड, शिवांश मिश्रा सर ने भी हमेशा छात्रों को भाषा और विषय चयन में विशेष सावधानी बरतने को कहा है। सही बात है। चलिए, व्यक्तिगत जानकारी और विषयों के इस लॉजिक के बाद ना उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा टेक्निकल गड़बड़ियों का शिकार होता है। आप दस्तावेज और फोटो अपलोड की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। पोर्टल में लाइव फोटो और पासपोर्ट साइज फोटो दोनों को अपडेट करने का विकल्प है। जी। साथ ही हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर, सभी डॉक्यूमेंट्स और घोषणा पत्र भी बदले जा सकते हैं। पर मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। क्या? जब एक बार फोटो सबमिट हो गई तो सिस्टम उसे दोबारा अपलोड करने के लिए इतना जोर क्यों देता है? क्या थोड़ा धुंधला फोटो चल नहीं सकता? मतलब आदमी तो वही है ना। देखिए, आज के समय में परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी तरह से बदल चुकी है। गेट पर अब केवल प्रवेश पत्र देखकर एंट्री नहीं मिलती। तो अब क्या होता है? वहाँ फेशियल रिकग्निशन कैमरे लगे होते हैं। ये एआई कैमरे चेहरे के 80 से अधिक नोडल पॉइंट्स को माप करते हैं। 80 नोडल पॉइंट्स? हाँ, जैसे दोनों आंखों के बीच की दूरी, नाक का आकार और जबड़े की लाइन। जब उम्मीदवार एक ब्लर या पुरानी फोटो अपलोड करता है तो वो पिक्सेल्स खराब हो जाते हैं। यानी अगर पिक्सेल्स खराब हैं तो एआई कैमरा उस चेहरे का सटीक 3D मैप नहीं बना पाएगा? बिल्कुल नहीं बना पाएगा। और जब वो छात्र परीक्षा केंद्र के गेट पर खड़ा होगा तो कैमरा उसे पहचानने से इनकार कर देगा। ओ, तो एंट्री नहीं मिलेगी। वही तो। इसीलिए पोर्टल पर लाइव फोटो का विकल्प है ताकि रियल टाइम नोडल मैपिंग हो सके। अब समझ आया। अभी डॉक्यूमेंट्स और डिक्लेरेशन लेटर अपडेट करने की छूट दी है, लेकिन इसके लिए एक फिक्स्ड फाइल साइज और फॉर्मेट जैसे पीडीएफ या जेपीजी निर्धारित है। हाँ, वो 24 या 50 KB वाला लिमिट होता है ना। सही कहा। अगर सर्वर का पार्सिंग सॉफ्टवेयर उस फाइल को डिकोड नहीं कर पाया तो वो दस्तावेज इनवैलिड हो जाएगा। ये सारी तकनीकी प्रक्रियाएं ये तो स्पष्ट करती है कि बदलाव कैसे काम करते हैं। लेकिन अब हम इस चर्चा के सबसे चुनौतीपूर्ण और फ्रिक्शन वाले हिस्से पर आते हैं। लॉक्ड इन्फॉर्मेशन के बारे में। हाँ, सिस्टम ने नाम, फोटो और यहाँ तक कि पूरी परीक्षा के विषय को बदलने की आजादी दे दी है, लेकिन दो ऐसी जानकारियां हैं जिन्हें पूरी तरह से लॉक्ड कर दिया गया है। जी, रिजर्वेशन डिटेल्स और पेपर लेवल। से ओबीसी की जगह जनरल टिक कर दिया तो उस छात्र को इसका खामियाजा क्यों भुगतना चाहिए? ये तो लाइफ फाउंडेशन जैसा हो गया, जैसे किसी घर की नींव का उदाहरण बहुत अच्छा है। हाँ, मतलब आप घर के अंदर की दीवारें या रंग कितनी बार भी बदल लें, वो बाकी डिटेल्स हैं, लेकिन एक बार डाल चुकी नींव को हिलाया नहीं जा सकता। वो लॉक्ड इन्फो है। सिस्टम इस डेटा को इतनी सख्ती से फ्रीज क्यों कर देता है? ये सवाल हर उस उम्मीदवार के मन में उठता है जिससे ये गलती हुई है। इसे समझने के लिए हमें सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और डेटाबेस मैनेजमेंट के कोर में जाना होगा। ठीक है, समझाइए। इसे एक कंप्यूटर सिस्टम की तरह सोचें। आपका नाम, फोटो या विषय आपके कंप्यूटर का डेस्कटॉप वॉलपेपर है। डेस्कटॉप वॉलपेपर? हाँ, आप जब चाहें उसे बदल सकते हैं। उससे कंप्यूटर की कार्यप्रणाली पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन रिजर्वेशन कैटेगरी और पेपर लेवल उस कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम? मतलब पूरी मशीन उसी पर टिकी है? एकदम सही। जैसे ही कोई छात्र अपनी कैटेगरी चुनता है, डेटाबेस तुरंत 3 चीजें तय कर देता है। कौन सी 3 चीजें? पहला, आवेदन शुल्क का स्ट्रक्चर यानी फी। दूसरा, आरक्षण मैट्रिक्स यानी रिजर्वेशन मैट्रिक्स के तहत सीटों का आवंटन। और तीसरा,
कट ऑफ लिस्ट का एल्गोरिदम। ओह, तो ये सब बैकग्राउंड में पहले ही लॉक हो जाता है। हाँ, अगर अंतिम समय में लाखों विद्यार्थियों को कैटेगरी बदलने की अनुमति दे दी जाए तो पूरा का पूरा वित्तीय और सांख्यिकीय मॉडल यानी स्टैटिस्टिकल मॉडल क्रैश हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा लॉजिक है। और पेपर लेवल को लॉक करने का लॉजिक भी क्या इसी तरह की किसी बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा है? बिल्कुल। पेपर लेवल जिसमें लेवल 1 प्राइमरी के लिए और लेवल 2 अपर प्राइमरी के लिए होता है, ये केवल एक विषय नहीं है, ये एक पूरा लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन है। लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन कैसे? देखिए, पेपर लेवल ये तय करता है कि किस शहर के किस केंद्र पर किस शिफ्ट में कितने प्रश्न पत्र छप कर जाएंगे और कितने कक्ष निरीक्षकों यानी इन्विजिलेटर्स की ड्यूटी लगेगी। अच्छा, तो सीटिंग प्लान भी इस पर डिपेंड करता है। हाँ ना, अगर 8 मई को कोई उम्मीदवार अपना लेवल बदलता है तो परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था को रातों रात प्रश्न पत्रों की छपाई और केंद्र के सीटिंग अरेंजमेंट के डेटा को बदलना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली और भौतिक रूप से असंभव है। एकदम असंभव। इसीलिए ये दोनों फील्ड्स सिस्टम के मूल ढांचे में एम्बेडेड और लॉक्ड रहते हैं। ये एक्सप्लेनेशन वाकई उन छात्रों के दृष्टिकोण को बदल देगा जो इस लॉक्ड सिस्टम को महज एक प्रशासनिक जिद मानते हैं। अब ये स्पष्ट है कि इसके पीछे एक ठोस तकनीकी और लॉजिस्टिकल विज्ञान है। सही कहा आपने। अब जब उम्मीदवार ने सभी अनुमानित बदलाव कर लिए हैं तो अंतिम चरण आता है फाइनल सबमिट बटन। पोर्टल पर इसके लिए एक फाइनल वार्निंग जारी की गई है। जी, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। विद्यार्थियों को निर्देश है कि 8 मई के बाद कोई मौका नहीं मिलेगा और सबमिट करने से पहले सभी स्पेलिंग्स और डॉक्यूमेंट्स को 2 बार डबल चेक करना अनिवार्य है। बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि क्या एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद सर्वर पर डेटा तुरंत सेव हो जाता है? डेटाबेस की भाषा में इसे कमिट प्रोटोकॉल कहते हैं। कमिट प्रोटोकॉल। हाँ, जब विद्यार्थी फाइनल सबमिट बटन दबाता है तो डेटाबेस में वो जानकारी एक रीड ओनली फॉर्मेट में बदल जाती है। यानी अब और कोई एडिटिंग नहीं। एक सलाह नहीं है, ये एक तकनीकी आवश्यकता है। और इसी तरह की सटीक, समयबद्ध और तकनीकी रूप से स्पष्ट जानकारियों के लिए ना एसएस मंत्रा को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करना बहुत जरूरी है। हाँ, वहाँ पर सभी अपडेट्स मिलती रहती हैं। दोनों प्लेटफॉर्म्स पर हमारा हैंडल है @SSMantraOfficial। वहां न केवल अपडेट्स बल्कि तैयारी के लिए फ्री PDF और नोट्स भी उपलब्ध हैं। और तैयारी के दौरान इस तरह के संसाधनों से जुड़े रहना विद्यार्थियों को एक स्ट्रेटेजिक एज देता है। सिस्टम के नियमों को समय पर जानना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सिलेबस को पढ़ना। मैं सभी उम्मीदवारों से एक अपील करना चाहूंगा, इस सत्र की जानकारी और इस PDF को केवल अपने फोन तक सीमित ना रखें। इसे अपने दोस्तों के स्टडी ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। एकदम, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी का पूरा साल बचा सकती है। वही तो। आप नहीं जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी शेयरिंग किस विद्यार्थी को उस कैटेगरी या फोटो वाली भयानक गलती से बचा ले जो उसका पूरा भविष्य खराब कर सकती है। ज्ञान का ये इकोसिस्टम तभी मजबूत होता है जब छात्र एक दूसरे की मदद करते हैं। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है जिस पर सभी उम्मीदवारों को विचार करना चाहिए। वो क्या है? आज के इस दौर में जहां डिजिटल वर्ल्ड में हर चीज Ctrl+Z दबाकर अंडू की जा सकती है, जहां हर डेटा सेकंड्स में एडिट हो सकता है, परीक्षा बोर्ड कुछ विशिष्ट जानकारियों को पूरी तरह लॉक करके एक दीवार क्यों खड़ी कर देते हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या ये केवल सर्वर और लॉजिस्टिक्स की मजबूरी है या फिर ये उम्मीदवारों को पहले ही दिन से एक सख्त संदेश देने का तरीका है कि एक शिक्षक बनने की राह में जहां आपको भविष्य की पीढ़ियों को जिम्मेदारी सिखानी है, वहां आपके अपने आवेदन में की गई लापरवाही की कोई माफी नहीं है? इस बारे में खुद से सवाल जरूर पूछें। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।